बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। इससे पहले वीलॉग में मैंने आपको एक बताया था कि इंडिया की जानिब से एक स्टेटमेंट आया है और इससे पहले गार्डियन ने, जो एक अख़बार है यूरोपियन, गार्डियन ने लिखा था बड़ी तफसील के साथ कि 20 पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के अंदर इंडियंस ने आकर कत्ल किया है या इंडिया ने उनको यहाँ पे कत्ल करवाया है और इसके शवाहिद भी मौजूद हैं, इसके सबूत भी मौजूद हैं। और इसके ऊपर द गार्डियन ने जब खबर छापी थी तो फिर इंडिया का इसके ऊपर मौक़िफ़ वहाँ से आया। इंडियन वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, उसका एक इंटरव्यू होता है इंडिया में और उसमें उससे एक सवाल पूछा जाता है जिसके जवाब में वो ये कहता है, इंडियन टीवी न्यूज़ नेटवर्क है न्यूज़ 18, उसको इंटरव्यू देने के दौरान उसने कहा कि अगर किसी भी पड़ोसी मुल्क से कोई दहशतगर्द भारत में खलल डालने या यहाँ दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलव्वस होने की कोशिश करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। अगर वो भाग कर पाकिस्तान जाएगा तो पाकिस्तान में घुस कर मारेंगे। ये इंडियन वज़ीर दिफा का स्टेटमेंट है। और जब सहाफ़ी ने बाद में पूछा कि अब इंडिया पहले की तरह वाली पॉलिसी में नहीं रहेगा कि पड़ोसी ऐसा करेंगे तो बगल में खड़ा रहेगा और मुंह तोड़ जवाब देंगे, तो उसने कहा जी बिल्कुल यही कहा और भारत में ऐसा करने की सलाहियत है, पाकिस्तान भी इसे समझने लगा है और नरेंद्र मोदी ने इसको वाज़े कर दिया है कि ये पॉलिसी बिल्कुल दुरुस्त है और भारत ये करने की सलाहियत रखता है कि वो पाकिस्तान के अंदर जाकर घुस के मारे। अब ये इंडिया का मौक़िफ़ है। बरतानवी अखबार द गार्डियन में जो रिपोर्ट शाया हुई थी उसका ये रद्द-ए-अमल है। वहाँ से एक तो पाकिस्तान बार बार कह रहा है कि इंडिया पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी शहरियों को आकर कत्ल करता है। देखिए, पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। अगर भारत को पाकिस्तान के अंदर किसी शहरी से मुताल्लिक़ कोई शिकायत है तो भारत पाकिस्तान के साथ उसको शेयर कर सकता है। भारत आलमी सतह पे मामला उठा सकता है, भारत पाकिस्तान के साथ शेयर कर सकता है, पाकिस्तान कानून के मुताबिक कार्रवाई कर सकता है। अगर पाकिस्तान को भारत के अंदर किसी शख्स से ख़तरा है या भारत में कोई ऐसा दहशतगर्द है जिसने पाकिस्तान में कुछ किया है तो पाकिस्तान शवाहिद को भारत के साथ शेयर कर सकता है और भारत से मुतालबा कर सकता है कि उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए। ये तो है अच्छे पड़ोसियों का तरीका। लेकिन अगर पाकिस्तान के अंदर घुसकर इंसानों को कत्ल करना है, और 20 लोगों को भारत कत्ल कर चुका है उस रिपोर्ट के मुताबिक, और भारतीय वज़ीर दिफा का ये जो स्टेटमेंट है राजनाथ का, वो इस बात को क्लियर कर रहा है, वो ये एतराफ़ है कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर घुसकर कत्लेआम किया है, उसको उन्होंने डिनाई नहीं किया। इसके ऊपर पाकिस्तान का स्टेटमेंट आया, ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट है। मैं ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट आपको पढ़ के सुनाता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली भारत ये क्यों कर रहा है और भारत किस तरह का एडवेंचर चाहता है। भारत इलेक्शन के चक्कर में ऐसी हरकत ना कर बैठे जिसका उसे खमियाजा भुगतना पड़े, पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने यह कहा है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि चंद साल पहले भारत ने पाकिस्तान में घुसकर कार्रवाई की तो क्या अंजाम हुआ। हमने भारत का जहाज़ गिराया, पायलट को खैरात में वापस किया, दोबारा ऐसी कोशिश की तो वही जवाब देंगे जो पहले दिया था। भारत हमसाया ममालिक के ज़रिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सरपरस्ती करता है। भारत में इतनी ज़रूरत नहीं कि बराह रास्त हमला करे। राजनाथ इलेक्शन मुहिम की वजह से बढ़के मार रहे हैं। इलेक्शन के चक्कर में भारत ऐसी हरकत ना कर बैठे जिसका उसे खुमियाजा भुगतना पड़े। अच्छा, अब ये जो है वो ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट है, लेकिन मैं एक चीज़ आपको याद दिलाऊं, ये ख्वाजा आसिफ के दौर में नहीं हुआ था। नवाज शरीफ के दौर में तो हमेशा अगर भारत ने कोई हरकत की या पाकिस्तान के ऊपर कोई एलिगेशन लगाया तो नवाज शरीफ साहब ने मादरत ख्वाना रवैया हमेशा रखा है। नवाज शरीफ भारत के मामलात को लेकर हमेशा ये चाहते हैं कि भारत के साथ अमन ही अमन हो, और किसी किस्म का अगर भारत कोई सख्ती करता भी है तो पाकिस्तान उसको रिस्पॉन्ड करने की बजाय पुरअमन तरीके से मामलात को रिजॉल्व करे। ये नवाज शरीफ साहब की अपनी एक सोच है। कई लोग उसको पॉजिटिव देखते हैं, कई लोग इसको नेगेटिव देखते हैं। इमरान खान साहब की सोच इससे मुख्तलिफ थी। जब 2019 में भारत ने पाकिस्तान में एडवेंचर किया और भारतीय एयरफोर्स पाकिस्तान में दाखिल हुई और अपना जो इजाफी लोड था वो फेंक कर भाग गई उनकी एयरफोर्स, तो फिर इमरान खान साहब ने फैसला किया और अगले दिन पाकिस्तान ने उस सरहद को क्रॉस किया और मकबूजा कश्मीर में दाखिल हुई। और फिर जब भारतीय तैयारे पीछे आए तो पाकिस्तान ने 2 तैयारे गिरा दिए थे। एक तैयारा पाकिस्तान की हदूद में गिरा, अभिनंदन को हमने पकड़ लिया था और अभिनंदन को पकड़ के उसको इन्वेस्टिगेट किया और बाद में अभिनंदन को वापस कर दिया भारत को। ज़ख्मी हालत में वो गया था, उसको बड़े कॉलर वाली शर्ट पहना के अभिनंदन को भारत को दिया, वो वहाँ पे भारत ने उसको हीरो बना दिया।
हालांकि उसको वहाँ जाकर पूछना चाहिए था, तैयारा तेरा गिर गया है, वहाँ पे तू गिरफ्तार हो गया है, मार तूने खाई है, तो उसको हीरो तो नहीं बना सकते, लेकिन फिर भी अभिनंदन को उन्होंने वहाँ पे हीरो बना दिया। अच्छा, अब उस वक्त पीएमएलएन ने क्या कहा था? पीएमएलएन ने इमरान खान पे बहुत तनकीद की थी और ये कहा था कि इमरान खान ने टांगे कांप गई। उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा को कहा कि वो घबराए हुए थे, टांगे कांप रही थी। ये स्टेटमेंट दिया था याद सादिक ने। ख्वाजा आसिफ और उनकी पार्टी बार बार ये कहते रहे कि ये जो वापस किया है इंडियन पायलट, ये एक बुज़दिली है, ये एक कमज़ोरी है, और इमरान खान को बहुत ताने दिए थे। आज वही ख्वाजा आसिफ जब इक़्तिदार में है तो वो इमरान खान के दौर का जिक्र नहीं कर रहा। वो ये नहीं कह रहा कि उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान था, ये ज़रूर कह रहा है कि वो उनकी हुकूमत का नाम ले रहा है, उनके वज़ीर दिफा का नाम ले रहा है, लेकिन ख्वाजा आसिफ ये नहीं कह रहा कि उस वक्त इमरान खान था वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, जब भारत को नाको चने चबवाए थे और उनका पायलट पकड़ के बाद में खैरात में वापस किया था। कल जो पायलट टांगे कांपते हुए वापस किया गया था, या पाकिस्तान की हुकूमत को और पाकिस्तान को बुज़दिल कह रहे थे ये लोग जब पायलट वापस किया गया, तो आज ये कह रहे हैं कि इंडिया को हमने खैरात में वापस किया था। तो देखें आप हुकूमत में और अपोजिशन में कैसे लोगों के मौक़िफ़ बदलते हैं, और ये बदलते रहते हैं, पुरानी कहानी है, ऐसे ही चलता है। बहरहाल इंडिया जो कर रहा है और जिस तरह दीदा दलेरी से वो इसको एक्सेप्ट कर रहा है, कोई भी आज़ाद मुल्क इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। पाकिस्तान इसका क्या जवाब देगा? क्या यही जवाब है जो ख्वाजा आसिफ ने दिया है? उन्होंने 20 आदमी मारे पाकिस्तान के अंदर घुसकर, और ना सिर्फ 20 आदमी मारे बल्कि बाद में इसको ओन किया और धमकी लगाई पाकिस्तान को। अब पाकिस्तान को किस फोरम के ऊपर उठाएगा, किस अंदाज में उठाएगा, और क्या इसको पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करेगा वापस प्रैक्टिकली? ये बड़े सवालात हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। अब आ जाए पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत के ऊपर। खबर मानिका वाला जो केस है, इद्दत में निकाह वाला केस, वो आज सुबह रिपोर्ट हुआ, कल सुबह रिपोर्ट हुआ कि ये उड़ जाएगा, अब इसके पल्ले कख नहीं है। मैंने आपको पहले बताया था जो केस सबसे पहले उड़ेगा ना और सबसे तेजी से उड़ेगा वो इद्दत में निकाह वाला केस है। ये तो सुनेगा ही नहीं कोई अदालत। अब जब ये केस लगा कचहरी में, तो खबर मानिका का जो वकील है रिजवान अब्बासी, उनके बारे में कहा जाता है कि वो वहीं साथ वाली अदालत में बैठे थे और उनकी वहाँ से फ़ोटोज़ भी आ गई कि जनाब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, लेकिन वो बगैर बताए कचहरी से चले गए और गैर हाज़िरी के बायस इस मामले की तारीख पड़ गई है 9 अप्रैल को दोबारा इसकी समाअत होगी। ये मामला भी कोशिश की जा रही है कि ईद के बाद पर मुलतवी कर दिया जाए। ये 1-2 पेशियों में उड़ जाने वाला मामला है, ये टिक नहीं सकता। जानबूझकर ऐसा किया गया, ये इल्ज़ाम लगाया सलमान अकरम राजा साहब ने। दूसरी जानिब मैं आपको ये बताऊं कि पीएमएलएन के लोग एक एक करके खुल रहे हैं। क्यों खुल रहे हैं, इसकी वजह आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आ जाएगी। मुस्लिम लीग नून को अब एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया बनाना है। नवाज शरीफ साहब को ये बात समझ आ गई है कि उन्होंने डील करके और जिस अंदाज में उन्होंने हुकूमत ली है, उनकी और उनके ख़ानदान की सियासत हमेशा के लिए ख़त्म होने जा रही है। वो ये सोच रहे थे कि दोबारा इक़्तिदार में आएंगे, मरीम नवाज़ के बच्चे भी इक़्तिदार में आएंगे, लेकिन ऐसा मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि इस मरतबा ये बुरी तरह इलेक्शन हारे हैं। 2 दर्जन से ज़्यादा इनकी सीटें नहीं है, 2 या 3 दर्जन मैक्सिमम सीटें होंगी, ज़्यादातर सीटें ये हार गए हैं। 50 सीटों पे तो इन्होंने कब्जा किया है कम से कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। ये MNAs की बात कर रहा हूँ मैं, MPs तो इससे बहुत बड़ी तादाद में है। तो नवाज शरीफ साहब अब एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया आस्ता आस्ता बना रहे हैं, लेकिन क्या ये बयानिया बिकेगा? देखिए, आज 2 और लोगों ने, बड़ा सीरियस लोग हैं, इन्होंने स्टेटमेंट दिया है। इससे पहले मुलाकात करते हैं जाकर नवाज शरीफ साहब से नजम सेठी साहब, फिर वो स्टेटमेंट देते हैं, वो बातें करते हैं, वो बताना शुरू करते हैं कि धांधली के ज़रिए से हुकूमत बनाई गई है। वो बातें करते हैं कि धांधली के ज़रिए से बंदे हराए और जितवाए गए हैं। वो बताते हैं कि ये सब कुछ 2 नंबर तरीके से हुआ है। वो बताते हैं कि इमरान खान के ऊपर झूठे केसेस बनाए गए हैं। यानी ऐसा लगता है कि एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया जो है उसको तैयार किया जा रहा है। जावेद लतीफ़ को आप सुन लें, वो भी यही कह रहे हैं। राणा सनाउल्लाह को आप सुन लें, वो भी यही कह रहे हैं कि धांधली की गई है, 2 नंबरी की गई है, फ्रॉड किया गया है और एक हुकूमत बनाई गई है। ये हुकूमत हमारी नहीं बनती, ये सारे मान रहे हैं। सब ये मान रहे हैं कि इमरान खान साहब का इक़्तिदार था, उनको लोगों ने अक्सरियत दी थी, लेकिन उनसे वो छीन ली गई है। अब 2 गवाहियाँ और आज के दिन में आ गई हैं। एक गवाही चौधरी आबद रज़ा कोटला। अच्छा, ये चौधरी आबद रज़ा कोटला साहब को कोई ना भी कहे ना, तो मैं इनको जानता हूँ कि ये दलेर आदमी है। इन्होंने जब चौधरी ख़ानदान का तोती बोलता था ना गुजरात में, तब इनको चैलेंज किया था। आबद रज़ा कोटला जो है, ये वो आदमी है जिसने जब बहुत ज़्यादा ताकत में था चौधरी ख़ानदान परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, तब भी इनका मुकाबला किया था और बड़ा मजबूत सियासतदान है। पीएमएलएन से इनका ताल्लुक़ है।
आबद रज़ा कोटला ने कहा है कि फॉर्म 47 वालों को मैं नहीं मानता, इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। उनका यह मानना, लोगों ने उनको वोट दिया और वो अपनी क़यादत के कहने पे या उनके कंप्रोमाइज़ पे खुद भी कंप्रोमाइज़ करके बैठ जाएं, तो ये दुरुस्त नहीं है। आबद रज़ा कोटला ने क्लेम किया कि सालक हुसैन 20,000 और शाफे हुसैन 7,000 वोट इन दोनों को मिले हैं और इसके ऊपर ये दोनों वजीर बन के बैठे हुए हैं, तो मैं तो इसको नहीं मानूंगा। इसके अलावा एक और स्टेटमेंट है जो दिया है अफनानुल्लाह खान साहब ने। ये अफनानुल्लाह खान जो हैं ये सेनेटर हैं PMLN के, और उन्होंने भी स्टेटमेंट उसी तरह का दिया कि रिज़ल्ट तब्दील हुए हैं, पिक एंड चूज़ हुआ है, मैं अभी कुछ नहीं बता सकता, कुछ राज हमारे सीने में हैं, चंद महीनों में या 2-3 माह में ये राज खुल जाएंगे। ये जनाब शहबाज शरीफ की हुकूमत में शहबाज शरीफ की अपनी पार्टी के लोग नवाज शरीफ की मर्ज़ी से इस किस्म के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है? नवाज शरीफ साहब एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया बनाकर अपने आप को पाकिस्तान की सियासत में वापस इन करना चाहते हैं, लेकिन क्या ये हो पाएगा? मियाँ साहब के करीबी जो सहाफ़ी हैं, चाहे वो लंदन में हैं चाहे पाकिस्तान में हैं, वो एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया के ऊपर टाकी शाकी मार रहे हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अब चाहते हैं कि वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो जाएं किसी तरह से, उनकी मदद भी की जा रही है। और इमरान खान साहब के स्टेटमेंट को मियाँ साहब के जो करीबी सहाफ़ी हैं वो ये साबित करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ख़ासतौर पे जियो न्यूज़ ने इसकी कोशिश की कि शायद इमरान खान साहब कोई डील मांग रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट से। देखें, मेरे ख्याल में जो कल वाला स्टेटमेंट था इमरान खान का, इससे एक सख्त स्टेटमेंट जब से इमरान खान गिरफ्तार हुए उन्होंने तब से लेके अब तक नहीं दिया। एक बात मैं आपको पहले दिन से आज तक बता रहा हूं कि वो डेमोक्रेट है, वो किसी के साथ भी बैठ के बात करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इमरान खान साहब बातचीत का दरवाज़ा कभी बंद नहीं करेंगे अगर बातचीत उसूल के मुताबिक हो तो। मुझे अच्छी तरह याद है कि चंद सहाफ़ी इमरान खान साहब से मिलने आए थे। सुहेल वड़ाइश साहब थे, मुजीबुर रहमान शामी साहब थे, कुछ और सहाफ़ी भी थे, उसमें आज़म खान साहब भी थे और लोग भी थे, वो गवाह हैं इस बात के। तो उन्होंने कहा कि फ़ौज का रोल जो है उसको प्रॉपर डिफ़ाइन कर दिया जाए, पॉलिटिकल पार्टीज़ मिल के ऐसा कर दें, आर्मी चीफ की तैनाती का मामला कर दें, इलेक्शन कैसे करवाना ये कर दें, और एक मिसाक मईशत हो जाए कि जो भी हुकूमत आएगी वो मईशत के ऊपर सियासत नहीं करेगी, मुल्क की मईशत चलानी है। और ये बात तब की है जब इमरान खान साहब की हुकूमत गिर चुकी थी। तो इमरान खान साहब ने उस वक्त भी कहा कि जाओ जाके बात करो, अगर इसके ऊपर बाकी पॉलिटिकल पार्टीज कहती हैं तो मैं बात करने के लिए तैयार हूं, लेकिन इसमें कोई NRO शामिल नहीं होगा, कोई और दो नंबरी नहीं होगी। हाँ, इसके ऊपर मैं हमेशा बात करने के लिए तैयार हूं मुल्क के मफाद में, कि आए बैठे जो मेन चीज़ें उसको तय कर लें। इमरान खान साहब ने साफ कहा कि मैं जनरल बाजवा से अगर बैठ के बात कर सकता हूं तो किसी से भी कर सकता हूं। और जब उनके लोगों के बारे में सवाल किया गया कि आपके लोग गए जाके कोर कमांडर हाउस के अंदर, उन्होंने मुलाकात की, उन्होंने कहा फौज का दुश्मन थोड़ी हूं मैं, मेरी फौज है। इमरान खान साहब बार बार यही कहते हैं। देखें, जब इमरान खान साहब बाहर थे तब भी वो ये कहते थे, वो आज भी ये कहते हैं मेरी फौज है, लेकिन उनको एस्टेब्लिशमेंट की उस पॉलिसी से इख्तलाफ है जो बंद कमरों में बनाई जाती है और जिसको मुल्क के ऊपर मुसल्लत कर दिया जाता है। उसके खिलाफ वो कल भी थे, उसके खिलाफ वो आज भी हैं। जहां इमरान खान उस पर कंप्रोमाइज करेंगे वहां वो अपनी पॉपुलैरिटी को लूज करेंगे, ये बात तो बड़ी ऑब्वियस है। आज वो बहुत पॉपुलर लीडर हैं इमरान खान साहब, लेकिन साथ ही साथ वो ये कह रहे हैं कि मैं अपने मौक़िफ़ पे खड़ा हूं। और जितने सख्त जुमले उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ के बारे में कल बोले हैं, इतने सख्त जुमले इससे पहले रिपोर्ट नहीं हुए उनकी जानिब से। इन्होंने साफ बहुत सारी सीधी सीधी बातें की हैं जनरल आसिम मुनीर साहब के बारे में। तो अब जो लोग कह रहे हैं कि इमरान खान प्रो एस्टेब्लिशमेंट होना चाह रहे हैं या इमरान खान साहब कोई डील करना चाह रहे हैं या कोई NRO लेना चाह रहे हैं, ये मेरे ख्याल में सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ के लिए रास्ता बनाना चाहते हैं कि नवाज शरीफ ही अकेला एक इनकलाबी लीडर है जिसने आज तक बेशुमार वज़ीर आज़म के खिलाफ साजिश करके उनको हुकूमत से निकाला। जितने हुकूमत से निकले हैं ना, उनमें से 70% नवाज शरीफ ने निकाले हैं आज तक, जितनों के खिलाफ साजिश हुई है। हर साजिश के अंदर नवाज शरीफ साहब शामिल थे। और अब जो है वही नवाज शरीफ जब दोबारा इनकलाबी बनने का ड्रामा करेंगे तो ये सारे उनको इनकलाबी बनाना भी शुरू कर देंगे। हालांकि सब जानते हैं कि कैसा कंप्रोमाइज करके मियां साहब पाकिस्तान वापस आए। इलेक्शन से 2 दिन पहले अखबारात के अंदर खबरें लगवा दी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, और उसके बाद लोगों ने जब रिजेक्ट किया, क्योंकि 8 फरवरी एक ऐसा दिन है जो रियली में एक इनकलाब इस मुल्क के अंदर आया और हर चीज़ बड़ी क्लियर कर दी पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तानियों ने पिक्चर इतनी क्लियर कर दी है कि अब किसी के पास मार्जिन नहीं है कि 8 फरवरी को फरामोश करके कोई नया खेल इस मुल्क के अंदर खेला जाए। बहरहाल ये इमरान खान साहब के बारे में जो नवाज शरीफ साहब जो बनना चाह रहे हैं, एंटी एस्टेब्लिशमेंट, वो एक बयानिया बनाना चाह रहे हैं, उस पर मेरा तजिया भी है और बज़ाहिर दिखाई भी यही दे रहा है। नहीं नाज़रीन, एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है मेरे पास। आप ना जितने भी बड़े बड़े अकाउंट्स हैं ना, उन सारों के स्क्रीनशॉट ले लें जो ट्विटर के ऊपर या एक्स के ऊपर जो अकाउंट्स हैं,
उनके फॉलोअर्स आप देख लें कि आज कितने हैं, क्योंकि उन्होंने एक ऑपरेशन शुरू किया है और जितने भी बोट या ऑटोमेटेड अकाउंट्स हैं उनको डिलीट करने का उन्होंने आगाज़ किया है। यानी ऐसे अकाउंट जो फेक अकाउंट बने हुए हैं या बोट्स काम कर रहे हैं या ऑटोमेटेड अकाउंट्स हैं जिनको चिप्स के ज़रिए चलाया जाता है या एक सिस्टम है सॉफ्टवेयर का उसके ज़रिए चलाया जाता है, उन सारों को डिलीट किया जाएगा। जब उनको डिलीट किया जाएगा ना तो आपको पता चलेगा कि कितने सारे फॉलोअर उड़ जाएंगे बहुत सारे लोगों के जिन्होंने जाली फॉलोअर बनाए हुए हैं। इन अकाउंट्स का मैं अभी नाम नहीं ले रहा, लेकिन आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा कि किस किस का कितना कितना नुकसान होता है इसके नतीजे में। दो और खबरें हैं जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लेकिन छोटी छोटी खबरें हैं। इमरान खान साहब ने काजी फ़ायद ईसा साहब के लिए एक कुरान पाक की आयत का पैगाम भिजवाया है। कुरान पाक के 5वें सुपारे की एक आयत है और उसमें जो मफहूम है वो ये है कि दुश्मनी में इस कदर आगे ना बढ़ जाओ कि इंसाफ ना कर पाओ। ये इमरान खान साहब ने काजी फ़ायद ईसा साहब के लिए पैगाम भिजवाया है। उम्मीद है कि वो इसको पैगाम को पढ़ेंगे। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक हदायत है मुसलमानों के लिए, तो इसको समझना चाहिए। दूसरी बात यह है, और अल्लाह ताला हम सबको इसको समझने की और तो अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दूसरी बात यह है कि काजी फ़ायद ईसा साहब के हवाले से एक बहुत बड़ा मौक़िफ़ सामने आया है तसद्दुक़ जिलानी साहब का। वो कह रहे हैं मुझ पर कोई दबाव नहीं था सवाए ज़मीर के, मुझे TORs बताए गए थे जिन्हें तब्दील भी नहीं कर सकता था। ये एक तरह से मेरे हाथ पांव बांध कर अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले की तरफ धकेलने की तरह था। कल सुप्रीम कोर्ट में गलत बयानी की गई। अब बात यह है, गलत बयानी किसने की? अटॉर्नी जनरल ने और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने। अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस तरह के अल्फाज बोलेंगे या ऐसी चीज़ करेंगे जिसका हकीकत से ताल्लुक़ नहीं है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का तो अल्लाह हाफिज़ है, फिर बाकी लोग तो पता नहीं वहाँ पे और क्या क्या करेंगे। काजी फ़ायद ईसा साहब को मेरे ख्याल में जब दोबारा पेशी हो तो इसके ऊपर अपनी क्लियरेंस देनी चाहिए, इसके ऊपर वजाहत देनी चाहिए और इस मामले को जो है वो या तो मादरत करनी चाहिए तसद्दुक़ जिलानी साहब से कि उनसे उन्होंने एक गलत खबर को या एक फ़ेक न्यूज़ को उनके साथ मंसूब किया। देखते हैं कि वो इतनी इखलाकी ज़रूरत पैदा कर सकते हैं या नहीं। दूसरी खबर शहबाज राणा साहब की है। उनके मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के आला अफसरान को 4 तनख्वाहें बतौर इनाम बोनस पर दिए जाने की मंजूरी दे दी गई है। 4 तनख्वाहें, 4, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 तनख्वाहें दी गई हैं। इन तनख्वाहों की अदायगी हुकूमत कमर्शियल बैंकों से कर्ज लेकर करेगी और इस कर्ज पर सूद की अदायगी 23% अदा करेगी। ये हुकूमत की हालत है। वो वज़ीर-ए-आज़म खुश रहे, उसका ख्याल रखें सारे अफसर इसके लिए। और वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के अंदर जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी डिटेल फिर कभी आप देख लीजिएगा, इंटरनेट पे जाके आप चेक कर लें कि वहाँ पे कौन कौन सा ऑफिसर है, किस किस की लॉटरी निकली है। 4 तनख्वाहें दी जानी है, 4 महीने की तनख्वाहें 1 महीने काम करने के नतीजे में। ये इनके अल्ले तल्ले हैं, ये इनकी अय्याशियाँ हैं जो ख़त्म नहीं हो रही और ये मुल्क कर्ज़े के अंदर डूबा हुआ है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।